नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हुआ तो असम में बीजेपी पर ही जनता ने भरोसा जताया। इधर केरल में बदलाव की लहर देखने को मिली तो तमिलनाडु ने फिर एक बार सबको चौंका दिया। पुडुचेरी में स्पष्ट जनादेश मिला है। तो कुल मिलाकर हर राज्य ने अलग संदेश दिया है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राज्यों का फैसला है या 2029 का टेरर है, और क्या आने वाले चुनाव की पटकथा यहीं से लिखी जाएगी। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी और सीधी बहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के 5 बड़े राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने के संकेत दे दिए हैं। पूर्व से लेकर दक्षिण तक हर राज्य ने अलग फैसला सुनाया है, कहीं बदलाव तो कहीं मजबूती का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद कमल खिला और ममता सरकार सत्ता से बाहर हो गई। बंगाल में ये नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक विस्तार का संकेत है और विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक झटका। पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की, चाहे पांडुचेरी की, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हुई हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। तमिलनाडु का मुकाबला दिलचस्प रहा। सी विजय की नई पार्टी ने चौंकाया, जबकि डीएम की भी मजबूत लड़ाई में रही। यानी तमिलनाडु की राजनीति में अब तीसरा विकल्प उभरता दिख रहा है और पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को नई चुनौती मिल गई है। इधर असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो गई है और ये क्षेत्र अब पार्टी का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे वाली चीजें हैं और देश को भी समझना होगा कि धार्मिक नारों के आधार पर अगर हम चुनाव परिणाम देखेंगे, वो चुनाव परिणाम होने लगेंगे, तो फिर मूल मुद्दे जो जनता की सुविधा है उसका क्या होगा। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि पूरे चुनाव कोई भी पार्टी किसी भी तरफ चले जाओ, आप देखने में सिर्फ इतना आ रहा है कि धार्मिक नारों के ऊपर टिक गई है और उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसी के ये परिणाम। बस केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे रहा और सत्ता परिवर्तन के संकेत मिले। हालांकि केरल में सत्ता बदलने का ट्रेंड बरकरार है और ये कांग्रेस के लिए राहत की जीत मानी जा सकती है। लेकिन पुडुचेरी में एनडीए फिर से सरकार बनाने की ओर है। यानी इन 5 राज्यों के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी का विस्तार जारी है तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, टीएमसी प्रवक्ता मंटू दास, कांग्रेस नेत्री रूपाली शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अमित शर्मा और हमारी सहयोगी ब्रजेश चौक से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास। जब कैसे देखे इस चुनाव के नतीजों को, पहली प्रतिक्रिया आपकी विवेक जी। देखिए मनोज जी, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मस्थली पे हम भगवा लहराने में कामयाब रहे। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की तपस्या, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की शहादत और जिस तरह से 15 साल में ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को अराजकता की भेंट चढ़ाया था, तुष्टीकरण, घुसपैठिया, गोहत्या, वो तस्करी। लेकिन कभी वो आपकी भी सहयोगी रही हैं, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री रही हैं, अटल जी की सरकार में। नहीं, बिल्कुल रही है, उनके रही भी है और उनके तेवरों से सब लोग वाकिफ भी हैं। और राजनीति तक किसकी किस सिरे से शुरू होकर के कहाँ चली जाती है वो सब वो मालूम है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है कि लोग शुरुआत कहाँ से करते, अंत राजनीति का उनके कहाँ होता है। ये सारी चीजें हैं। तो जिस स्थिति तक वो पश्चिम बंगाल को ले गई और उस अराजकता से जिस तरह से निकलने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता करा रही थी,
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं का परिश्रम, उनका कह लीजिए नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता में उन्हें एक रास्ता दिखा। जी। हम पश्चिम बंगाल की जनता के चरणों में नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है। लेकिन विवेक जी, ये तो अच्छी खबर है आपके लिए, पश्चिम बंगाल और आसाम पड़ोस से, लेकिन दक्षिण की अगर हम बात करें तो केरल में जरूर आपको 3 सीटें मिली, लेकिन तमिलनाडु में केवल 1 सीट आप जीत पा रहे हैं। और पुडुचेरी में सरकार बन रही है, लेकिन आपकी सीटें 4 पिछली बार से कम हो गई है, तमिलनाडु में भी और पुडुचेरी में भी, और केरल में आप तमिलनाडु से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, इस पूरे चुनाव में एक चीज देखने लायक है कि जिन शक्तियों ने सनातन पे कुठाराघात किए, सनातन को गाली देने का काम किया, उन शक्तियों को कहीं न कहीं पराभव का मुंह देखना पड़ा। चाहे वो स्टालिन जी की पार्टी हो, चाहे ममता दीदी हो, जिन लोगों ने सनातन पे कुठाराघात किया है, उसका सनातनियों ने एकजुट होकर के कड़ाई से जवाब दिया है। लेकिन आपकी ऐसी सनातनी पार्टी को क्यों उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला दक्षिण में? तमाम प्रयास, गठबंधन। बिल्कुल, अभी हमारा वहां पे उतना मजबूत संगठन नहीं, हम काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में वहां भी हमें सफलता मिलेगी। हमारा परिश्रम लगातार जारी है। केरल में देखिए हमने किस तरह से काम खड़ा किया है, और आगे भी हम धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं। ये एक समय समय चलने वाली प्रक्रिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जनता हमें वहां का आशीर्वाद देगी। हम तो वो लोग हैं कि जो अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से कार्यकर्ता बनाते हैं और अपनी विचारधारा को वहां तक ले जाते हैं। तो धीरे धीरे वहां भी अच्छा करेंगे और वहां भी सफलता हमें मिलेगी। हम उससे वहां के परिणामों से निराश कतई नहीं। आप कैसे देखती हैं? पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लें, क्योंकि पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था, एटलीस्ट इस बार खाता खुलता तो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। धर्म के नाम पे अगर राजनीति की जाएगी तो इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जनता बहुत भोली है। जनता को आप कह देंगे धर्म का, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नाम पे वोटों की भीख मांगेंगे, तो इस तरीके के रिजल्ट डेफिनेटली आ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस बार तो ऐसा हुआ है, पर कांग्रेस पार्टी लेकिन अकेला अगर धर्म के सहारे ये हो रहा होता तो कम्युनिस्ट तो कोई धर्म नहीं मानते। तो 35 साल उन्होंने बंगाल में सरकार चलाई है, केरल में भी 10 साल सरकार चलाई है। आपको लगता है जनता इतनी भोली कि केवल धर्म के नाम पर चली जाए? अगर ऐसा होता तो ये धर्म का कार्ड तो बीजेपी ने तमिलनाडु में, केरल में वहां भी खेला है, लेकिन वहां तो मैंने अभी जिक्र किया कि कितनी सीटें मिली उनको। विचारधारा जो है वो पहुंच चुकी तमिलनाडु और केरल तक, वहां हमारी विचारधारा जो पहुंच चुकी, और जल्द ही जो है विचारधारा बंगाल भी पहुंचेगी, पौंडीचेरी भी पहुंचेगी, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस बार फिर से आए हैं, उनकी पार्टी को भी हम जल्दी से जल्दी हटाएंगे। ये हमारा डेफिनेटली प्रयास रहेगा। और मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसके साथ ईवीएम जुड़ा हुआ है, उसके साथ ईडी जुड़ी हुई है, उसके साथ पूरे जो वोट बैंक छीनने की ताकतें हैं वो जुड़ी हुई हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहीं पर सब कुछ काम चल रहे हैं। नहीं तो जिस स्टेट में अगर चुनाव के पहले हिंसा हो, चुनाव के बाद हिंसा हो, 50 लोग मर जाएं, तो वहां पे आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत जरूरी है? और आपकी सरकारें थी जब, तो टीएन शेषन का बड़ा जिक्र होता है, तो उन्होंने इसी पैटर्न पर बिहार में चुनाव कराए थे और नतीजा हुआ था कि फिर हिंसा होना बंद हो गई थी, और एक रोल मॉडल के रूप में देश में आज भी उनको याद किया जाता है। हिंसा कहाँ नहीं हो रही है? आप अभी अपना चैनल चालू करके देखिए, न्यूज चालू करके देखिए, बराबर हिंसा हो रही है। और हिंसा करने वाले से बीजेपी वाले ही हैं। चेयर्स तोड़ रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके का माहौल चलेगा, गुंडागर्दी का माहौल बीजेपी वाले यहाँ पर चलाएंगे तो फिर कैसे होगा? इसीलिए इनके हाथ से केरला तो इनके हाथ में कभी आने वाला है नहीं, तमिलनाडु भी इसीलिए इनके हाथ से गया, पौंडीचेरी की सीट भी। लेकिन तमिलनाडु में आपको भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि आप 27 सीटों पर लड़े। समर्थन विजय जी, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का ही कर रहे हैं, और उन्हीं का स्टेटमेंट अभी आया कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और हम उनका समर्थन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो पार्टी को उजागर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट शायद आपने नहीं, ये टीवी के जो विजय, उनके पिताजी ने कहा कि हम कांग्रेस से समर्थन ले सकते हैं, लेकिन जितनी इनको सीट चाहिए उतनी आपके पास आ नहीं रहे, नंबर्स नहीं आ रहे उतने आपके पास। और अगर आप विजय के साथ जाते हो, उसका मतलब है कि आप सत्ता के लालच में डीएमके से अपना 3 दशक पुराना गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं।
देखिए, पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी जो है, पुराने नए की तो आप बात मत करिए। अब जो राजनीति, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पुराने नाते और नए नाते कोई भी अब मायने रख रहे हैं राजनीति में। हम किसी भी पार्टी के बारे में बात जी आज का मेन मुद्दा ये है कि किस तरीके से हम हमारी विचारधारा और किस तरीके से बस वहां पर हम जाएं और हम जनता के साथ काम करें, जनता के लिए काम। तो अगली बार मान लें कि आप अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में रहेंगे तमिलनाडु में? बिल्कुल रहेंगे हम, आज से अभी से इसी वक्त से तैयारी चालू। जी चलिए, बहुत अच्छा। रमेश शर्मा जी, आपका पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि जो नतीजे एग्जिट पोल थे ये कहीं उससे ज़्यादा एक लग रहा है सुनामी चल रही है। आसाम की बात करें और पश्चिम बंगाल की, और इसके उलट हम दक्षिण भारत में जाएं तो केरल में कांग्रेस के नंबर्स 100 के ऊपर निकल गए गठबंधन के, लेकिन जो तमिलनाडु हुआ वो एक तरह से चमत्कार हो गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार पांचों राज्यों में मतदाताओं ने जिस किसी को भी जिताया है वो उनको बम्पर बहुमत दिया है। आप पांडिचेरी में देख लें, आप केरल में देख लें, तमिलनाडु, केवल तमिलनाडु में थोड़ी सी हमको दिख रही है, बाकी पश्चिम बंगाल में देख लें, आप असम में देख लें, तो मतदाता ने भरपूर मत दिया हुआ है, उस आधार पर जिताया। दूसरा जो एक और बात लगती है, ये इन सारे राज्यों में जो एग्जिट पोल आए थे लगभग परिणाम वैसे ही आए हैं और वैसे के उसी धारा में आए हैं और लगभग सीटें उनको ज्यादा मिली हैं जी। और सबका पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर सबसे ज्यादा थी। बाकी असम के बारे में लगभग क्लियर ही था। तमिलनाडु में जरूर एक अंतर आया है, सरकार बदलने की संभावना तो पूरी थी, लेकिन एडीएमके के बजाय वो एक नई पार्टी जो बनी है वो उसको ज्यादा सीटें मिली हैं। बाकी केरल का सारी की सारी चीजें, पांडिचेरी का लगभग जो अनुमान था, अनुमान के हिसाब से आए जी। बीजेपी को सीटें या किसी को सीटें, विजेता को ज्यादा सीटें मिली हैं, ये हर राज्य में हमने देखा है, एक तमिलनाडु छोड़ करके। ये जो परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल का, उसके पीछे दो कारण है। एक दूसरा एक और जो मेरे अनुमान से थोड़ा सा बाहर रहा, मुझे कांग्रेस को इतनी कम सीट मिलेगी पश्चिम बंगाल में और इतनी कम सीट मिलेगी तमिलनाडु में, ये मेरी कल्पना से बाहर था। हालांकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहने वाली थी, लेकिन इतनी कम सीट रहेगी ये अनुमान में नहीं आ रहा था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अभी इसमें सबसे ज्यादा जो मंथन करने की आवश्यकता है वो होगी कांग्रेस को, उनको अपनी नीतियों के मंथन की, उनको अपने जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के और पूरे की पूरी टीम को लेकर के। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लग रहा है भाजपा को आएगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो वातावरण अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर लगभग बिगड़ा हुआ है। वो विशेषकर महिलाओं पर इतने हमले और इतने बलपूर्वक जो काम हो रहा था, जिसके वजह से ममता बनर्जी को जो ज्यादा नुकसान हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं सरेआम यूनिवर्सिटी में घुस करके हो रहा है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है महिलाओं को लेकर के, वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। तो वो जो गुंडा राज एक प्रकार का था, तो सरकार बदलने से 30-35 मंत्री बदलेंगे, सिस्टम जो का तो रहेगा, वो सिस्टम किस प्रकार कंट्रोल कर पाएगा, ये भाजपा को पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चुनौती जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है। फिर इसके अलावा अपराध एक कदम आगे चलता है और बचाव कार्य एक कदम पीछे चलता है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो घुसपैठिए हैं, जिन घुसपैठियों के कारण भाजपा को अच्छा वोट मिला है, मैं समझता हूँ उन घुसपैठिए कोई नया रास्ता बनाएंगे, तो नया रास्ता बना करके उनको रोकना, ये भाजपा के सामने एक सबसे बड़ी दूसरी चुनौती ये रहेगी। बाकी असम में तो जो नीतियां चल रही हैं उस आधार पर चलेगी, जो जज के निर्णय हो सकते हैं वो निर्णय तो आसान हो जाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में जो भी नई सरकार बनेगी, जो भी सीएम बनेगा, उसके लिए बड़ी कठिनाई होने वाली है। विवेक जी, आप सहमत होंगे इससे कि यह बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह की अराजकता पश्चिम बंगाल में व्याप्त है, हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के घावों पे मरहम लगाएं, उन्हें सुशासन दें, घुसपैठियों से मुक्ति दें, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाएं, गो तस्करी बंद हो, कट मनी कट कमीशन का खेल बंद हो, प्लस संस्कृति बंद हो। ये सारी चीजें हमारे ऊपर जिम्मेदारी जनता ने दी है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। हाँ, जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आज शाम बीतते बीतते घुसपैठिए देश से पलायन करना भी शुरू कर देंगे,
कुछ कैमरे के फोकस अगर आप लोग सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ ले जा सके, मुझको लगता है कि वहां देश छोड़ के भागने वालों की कतारें भी आज से आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता बाकी कि काम उनको कम भागने करें। देने की जगह उनको दंड मिलना चाहिए? लेकिन रूपाली जी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जो शायद कांग्रेस केस नहीं करा पाई, बीजेपी ने अच्छे से केस करा लिया, नहीं तो हो सकता है नंबर्स आपके बढ़ सकते थे। बीजेपी की आप महिला सुरक्षा के बारे में बात मत करिए। मुझे पता है अभी मुद्दा चल रहा है वो पश्चिम बंगाल का चल रहा है, लेकिन मैं तो महिला कांग्रेस की महासचिव हूँ मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में किस तरीके का महिलाओं का हाल है जो बीजेपी ने करा है और उनके नेताओं ने ही करा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मैं तो दिल्ली की भी बात करूंगी। जो दिल्ली से यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सरकार चलने वाली है, आप दिल्ली के हालात देखिए। महिला, हमारी जो महिलाएं हैं जो देश के लिए लड़ती हैं, मैं गीता फोगट की बात कर रही हूँ, ब्रजभूषण सिंह इनके सांसद रह चुके हैं, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये महिला सुरक्षा की उसके बात बाद तो उनका टिकट कट गया था ना जी, ब्रजभूषण सिंह का, इसके बाद तो टिकट कट गया, उसके बाद चुनाव हो गए। लेकिन कितने टीएमसी, टिकट काटने थे? मैं आऊंगा रूपाली जी, कितने टिकट काटने के? नाम तो टीएमसी बीजेपी का ही चुनाव मैं हुआ है। आऊंगा रूपाली जी। अजय जी जुड़े हमारे साथ, टीएमसी प्रवक्ता हैं। तो अजय जी, इस नतीजों की उम्मीद की थी आपने कि इस तरीके के नतीजे आएंगे, एक तरफा सुनामी? ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस तरह के नतीजे आएंगे, और लग तो रहता है, ऐसा लग रहा था कि 100 के आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी, लेकिन उसका कहानी कुछ अलग ही निकला। आज ममता बनर्जी 97 100 वो क्रॉस नहीं कर पाई हैं। इसका कुछ ना कुछ खामियाजा हमारे थोड़े हिंदू मुस्लिम के तौर तरीके पे जाता है। थोड़े मुस्लिमों को उस तरह का वो माहौल नहीं बन पाया। मुस्लिम वोट कट गए, हुमायूं कबीर के हिसाब से मुस्लिम वोट कट गए, कुछ हिंदू लोग नाराज हो गए, कुछ तो ऐसी बात थी जिसके कारण से हमें वो वोट नहीं मिल तो पाए। गलती क्या हुई दीदी से, और मुद्दे क्या रहे? क्या महिला सुरक्षा, घुसपैठिया, कटमनी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आतंक, वो क्या था जो चला है पश्चिम बंगाल में और जिसके इस तरीके के नतीजे आए हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि इसमें मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ कि इस बार पूरा बीजेपी ने अपना पूरा ताकत लगा दी है। 15-20 दिन से लोग यहाँ हमारे जो बड़े बड़े नेता घेर के बैठे हैं, आज मौका ही नहीं मिला है, और एक माहौल ऐसा बन गया है कि एसआईआर मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, वो जो 90 लाख वोट कटना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। आज इस कुल मिला के इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया। आज वो ईडी और सीबीआई को पीछे लगाना, उसका भी खामियाजा हमारे ऊपर में, पब्लिक के ऊपर में, हमारे जो वोटर हैं उनके ऊपर में एक असर पड़ा, जिसके कारण से आज हमारे को इस तरह का हार देखने पड़ी। लेकिन एक और बुरी खबर है, अभी भवानीपुर से ममता दीदी फिर से एक बार पीछे हुई हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सुबह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है एसआईआर एक मुद्दा था, तो ये तो कोई देख के काट नहीं सकता किसका वोटर कौन सा। और जो अजय जी भी कह रहे हैं कि कई सारे जो मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ है, हिंदुओं में नाराजगी थी, तो वो तो टीएमसी के कामकाज को लेकर ही हुई होगी, जाहिर सी बात है। देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल के लोग हैं, अलग तरह का चश्मा पहनते हैं जी, और अब जनता मूर्ख नहीं बची है। एक दौर अलग था, अब वो देखती है, तोलती है, उसके बाद निर्णय लेती। आप देखिए, आपके भाषणों से प्रभावित नहीं होती, आपका काम भी देखती। यदि लगातार ममता बनर्जी वहाँ थी, इससे पहले हमने देखा कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो कम्युनिस्टों ने किस तरीके से राज किया, और उसी पैटर्न को बदलने के लिए लोग ममता बनर्जी को चुना था कि भाई उनसे मुक्ति मिले। आप देखिए, ममता बनर्जी आई तो पैटर्न बदला क्या, जिसकी बात अभी शर्मा जी कर रहे थे कि चुनौती सबसे बड़ी होगी। आपने आए, लोगों को लगा बदलाव होगा, थोड़ा बदलाव हुआ, फिर आपने वही पैटर्न पकड़ लिया, वही परिस्थितियां वैसी हो गई। अभी हम सुन रहे थे, टीएमसी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हिंदू मुस्लिम हो गया, या एसआईआर में नाम कट गए, हमारे लोगों को निकलने नहीं दिया, तो क्या डर गए? नहीं, निश्चित तौर पर 2% वोटिंग है तो नहीं, वोटिंग हुआ, सभी निकले होंगे, सभी के वोटर आपने, आप बार बार कहे, पिछले चुनाव में पीके आपका काम संभाल रहे थे, क्या बयान आए थे, हम 30% से स्टार्ट करते हैं। मतलब आप तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, आप एक वर्ग नहीं कह रहे, हमारे पास तो पाले में खड़ा ही है, दूसरे वर्ग को आप नजरअंदाज कर रहे हो। यदि आप बात कर रहे हो तो दोनों पक्षों की बात करो ना, समान बात करो, तब आप हक बनते हो। तो आपने उसकी शुरुआत की, बीजेपी ने उसका फायदा उठा लिया, उन्होंने ध्रुवीकरण कर लिया। अब आप कह रहे हो साहब ध्रुवीकरण कर लिया, तो आप क्या कर रहे थे? 30% इकट्ठा हमारे को मिल रहा है, तो आप भी तो वही कर रहे थे, दूसरे ने आपके ही हथियार से आपको निपटा दिया। तो अब आपको लग रहा है कि साहब हिंदू मुस्लिम हो गए, घुसपैठियों का जिक्र कर दिया। भाई आप उतनी सुरक्षा देते, ये मुद्दे पिट जाते। आप महिलाओं को सुरक्षा देते, वहां अपराध नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं होती, तो निश्चित तौर पर वो सब फायदा होता। आपने सोचा कि वैसे ही हो। अब आप ईवीएम को भी दोष दे रहे हो,
तमाम पहले से आप ईवीएम लेकिन को वो दोष दे रहे हो। ईवीएम केरल में ठीक हो जाती है और हाँ। पश्चिम बंगाल में गड़बड़ हो भाई जाती है। आप अपनी समीक्षा कीजिए ना, आपसे चूक कहाँ हो गई। यदि आप उनको सुधारेंगे तो निश्चित रूप से। हमने अभी रूपाली जी को सुन रहे थे, वो कहने लगी कि साहब वो तो धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। अरे आपके नेता फ्रांस में एक कार्टून बनाता है, मध्य प्रदेश में जिनके अभी हम बाइट सुना रहे थे, कोरोना काल में आरिफ मसूद पुतला दहन करते हैं। कोरोना काल रैली निकालते इसी भोपाल रैली निकालते भोपाल में, तो धार्मिक नहीं करते। वही हम आरिफ मसूद को देखते हैं कि जब वो चुनाव आता है तो वो हनुमान मंदिर में जाके आरती करते नजर आते हैं। महिलाओं का बड़ा त्योहार होता है, उनके बीच में जाते हैं, करवा चौथ में जाते हैं। तो आप देखिए नेताओं को समझना, वंदे मातरम से परहेज होता है, वंदे मातरम से परहेज होता है। तो आप वोट अपने पास पाले में लाने के लिए एक धर्म के तो आप करते हैं। अभी वो कह रही थी साहब धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं जय श्री राम के नाम पे। हमने देखा है इसी में, आपने भी पत्रकारिता की, शर्मा जी भी हैं, फतवे जारी होते थे दिल्ली की जामा मस्जिद से। वो क्या था, आप जब प्रधानमंत्री कहते थे अल्पसंख्यकों का समान अधिकार है, लेकिन पहले अल्पसंख्यकों को सरकारी संसाधनों पर अधिकार है, तो ये क्या था? ये भी तो वही था ना कि आप एक वोट बैंक हासिल करना चाहते हो। यदि वही वोट बैंक दूसरा हासिल करना चाहता है, आपकी पूरी पार्टी लगी रहती थी कि जातीय जनगणना ना हो। संसद में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक इसके खिलाफ थे। आज आप, मैं पूरी बात को कर लेने दीजिए रूपाली जी, एक बार बात हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि जनता आप सब समझती है, वो दौर गया। अब वो सोशल मीडिया पे आपको क्रॉस चेक करती है, वो आपके भाषणों को क्रॉस चेक करती है, वो देखती है, इसके बाद निर्णय करती है। अब आप कह रहे थे, अभी हम टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। तमाम सर्वे क्या कह रहे थे, क्या गलत थे क्या? वो जो आप देखिए इससे पहले आए सर्वे, सब में यही तो नतीजे थे, लेकिन आप नहीं देख पाए क्योंकि आपको लगा कि वो जो मैकेनिज्म आपने तैयार कर रखा है उस पर हो जाएगा। कितनी हिंसा होती थी भाई, हम बिहार में देख रहे हैं। तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप किस लाइन पे जा रहे हो। आप किसी को नजरअंदाज कर रहे हो, आप वो जो वादे करके आप वो नहीं निभा रहे हो, तो आपको यही परिणाम देखने को मिलेंगे। आप वो देखना नहीं चाहते हो, पहले से आप तैयारी नहीं करते हो, आप अपना संगठन खड़ा नहीं करते हो, तो आपके साथ वो नतीजे होते हैं। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार में अचानक तो आ नहीं गई बीजेपी, यदि ईवीएम में गड़बड़ी करती तो पहली बार में आ जाती। संघर्ष कर रही ना, 5 लगातार संघर्ष कर रही, विपक्ष में उतनी मजबूती से आई। और वो हर चुनाव, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे हम देख रहे हैं कि बाढ़ का हो, चाहे पंच का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वो पूरी ताकत से लड़ती है, हारने के लिए नहीं लड़ती। और इस बार ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था। आसाम में तो प्रियंका गांधी खुद प्रभारी थी। आप तो आसाम में, उत्तर प्रदेश में देखिए, आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो महिलाएं भी सब समझती हैं। आप वही लालच एक चीज में नहीं कर सकते हो कि आपने नगद राशि बांट दी, आपने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, उसमें नहीं। सुरक्षा भी एक दायित्व होता है। और जो मैकेनिज्म बन गया है, आप देखिए कि यदि बीजेपी ने जो फार्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाया, जो उन्होंने बाकी राज्यों में अपनाया है सुरक्षा का, तो आप देखिए लगातार वहां पे सफलता होगी, क्योंकि आप पे भरोसा हुआ। ये तो आप देखना होगा कि वो किस फार्मूले पर चलते हैं जी। तो एक डर का माहौल होता है, आप भी डराते हो, वो भी डराते हैं, जिसके डर में दम है हो जाता है। सीबीआई ईडी की बात कर रहा हूं, सीबीआई ईडी काम नहीं कर रही थी क्या पहले? हमने देखा किस तरह से समर्थन लेते थे लालू यादव का, मुलायम सिंह यादव का, तब से सीबीआई के मामले दर्ज थे, तो वो सीबीआई तो तब भी काम करती थी। और हमने देखा था उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट्स किया था मनोज जी कि किस तरह से आपका तोता है सीबीआई। तो जब आप करो तो सही है, वो करें तो गलत है। तो आपको पहले आत्ममंथन करना होगा, चाहे वो हो। यदि बीजेपी ज्यादा अति करेगी तो निश्चित तौर पर उसका भी असर वैसा ही होगा जैसे बाकी दलों का हुआ। तो पार्टियों को विचार करना होगा इस पर कि वो जनता को मूर्ख ना समझे। वो देख रही है आपको, बात कर रही है, वो आपके काम को, आपके भाषण को, फिर वो इसी तरह के नतीजे देती है। आप देखिए पूर्ण बहुमत से, नहीं तो हमने खिचड़ी सरकार ने देखी है देश में भी और राज्यों में भी। जी रूपाली जी कुछ कह रही थी आप? रूपाली जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, आप कुछ कह रही थी रूपाली जी? जी जी हाँ बिल्कुल। रही बात प्रियंका गांधी की, जो आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो वो एक उनकी बहुत बढ़कर बहुत पहल। नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का, मैं तो आसाम का कह रहा हूँ कि आसाम में प्रभारी थी वो, और जिनको उन्होंने, जिनके नेता ने चुनाव लड़ा अपने तरुण गोगोई, वो बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन हार गए। जिस तरीके से बीजेपी हारा है उसमें भी बड़े बड़े नेता प्रभारी रहे हैं। अमित शाह जी से लेके सभी लोगों ने केरला पर ध्यान दिया है, पर वो भी नहीं जीत पाए जी। ये तो क्या है, स्टेट की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी चीजें हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और आज तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो चंद्रशेखर जी हैं, जो विजय जी के पिता हैं, वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। और जैसे कि ब्रजेश जी ने बोला, डेफिनेटली मैं मानूंगी कि सबका अपना अपना वो है, हमने भी वही किया, वो भी वही किया, डेफिनेटली। लेकिन जिस तरीके की अति बीजेपी पार्टी कर रही है, भाजपा की सरकार तो कर रही है, वो अति कांग्रेस कभी नहीं कर सकती।
जिस तरीके से ये लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं को गलत तरीके से पैसा बांट के बेवकूफ बना रहे हैं, जनता भोली नहीं है। जनता भोली 4 बार से उनको मैंडेट दे रही लगातार यहाँ। और मैंने प्रियंका जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रियंका जी का बयान आया है, वो केरल में जीत का श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को दिया है। तो जब राहुल गांधी को क्रेडिट मिल सकता है तो जिम्मेदारी प्रियंका जी को लेना चाहिए असम की। फिर तो ले रही ना जिम्मेदारी, उन्होंने कहा मना किया कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले, डेफिनेटली ले रहे जिम्मेदारी। जो जीते हैं वो भी जिम्मेदारी। अब वो क्या आपने क्या बोलेंगे वो? अब डेफिनेटली हम जहां जीते हम वहीं की बात करेंगे ना, क्यों हम कहीं और की बात करेंगे? ले रहे हैं जहां हमारे वहां की जिम्मेदारी तो ले ही रहे हैं। हमने कहा मना किया कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे जी। तो ब्रजेश जी, ये लग रहा है कि जिम्मेदारी लेना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब तो ये होता है कि आदमी कई बार इस्तीफे की पेशकश कर देता है या पद छोड़ने की बात कर देता है, या फिर पार्टी कहे कि भाई हम एक्शन लेंगे। ऐसा हमने तमाम सारे नेताओं के साथ होते देखा है, कांग्रेस में भी देखा है कि कमलनाथ को अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा था। देखिए जीतू पटवारी अध्यक्ष बना दिए गए थे लोकसभा के पहले। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, और समृद्ध को नहीं दोष गुसाएं, वैसे ही हाल है। यदि मध्य प्रदेश में आप हार जाते हो, छत्तीसगढ़ में हार जाते हो, राजस्थान में हार जाते हो तो जिम्मेदारी नहीं। यदि जीत जाते हो एक राज्य में तो आप कहते हो नहीं श्रेय हमारा है। मध्य प्रदेश में तो सर हम पिछली बार जीते ही, पर वो तो क्या है कि भाजपा सरकार ने खरीद फरोख्त करके फिर से वो हमारी सरकार जो है। रूपाली जी, आप कह रही ना कि इतनी अति नहीं की है, मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी उम्र भी कम नहीं है। आपने भी देखा होगा, चुनी हुई सरकार है, जनता चुनती थी, आप किस तरह से बर्खास्त कर देते थे? 356 आपकी किस तरह से बर्खास्त कर देते थे? वो क्या था? आप कह रहे हैं अति नहीं की। आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो आप कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरा है बरगद का, तो छोटे मोटे हादसे होते हैं। कत्लेआम पूरे देश में हुआ, दंगे हुए, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इतनी अति तो नहीं हुई ना।